नमस्कार मित्रों। मैं गजानंद पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। मित्रों, आज मेरा टॉपिक वही है, अफ़गानिस्तान तालिबान। आज अफ़गानिस्तान के बारे में मैं आपको एक दो कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटेजिक की दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। मैंने कहीं पढ़ा ये चीज़, फिर उत्सुकता जागी कि ऐसा क्यों कहा जाता है। थोड़ा इधर उधर ढूंढा खोजा, बहुत सारी चीज़ें मिली जिसे मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। मित्रों, अफ़गानिस्तान में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है? आखिर क्यों अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सोवियत संघ समेत दुनिया की कई ताकतें इसको जीतने में नाकाम रही? मित्रों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अफ़गानिस्तान की इतिहास और उसकी भौगोलिक स्थितियों में छुपा हुआ है। 19वीं सदी में तब दुनिया में सबसे ताकतवर साम्राज्य था ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने इसको जीतने की पूरी सख्ती से कोशिश करी थी। 3 बार युद्ध लड़े अफगानिस्तान के साथ, मगर उसे भी आखिर में 1919 में अफगानिस्तान को आज़ाद करके जाना पड़ा। इसके बाद सोवियत संघ आया, 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। उस टाइम में कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ पर, अमानुतुल्लाह खान की, लेकिन वहाँ उसके प्रति विद्रोह भी था, मुजाहिदीन उससे लड़ रहे थे। रूस ने वहाँ उसके तख्ता पलट कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी, एंट्री करी, लेकिन रूस को भी वहाँ से निकलना पड़ा, वो भी उससे जीत नहीं पाया। ब्रिटेन और सोवियत संघ उस टाइम, ये दोनों शक्ति ऐसी थी कि उनमें दोनों में कुछ सारी 2-3 बातों की समानता थी। जैसे ब्रिटेन और रूस दोनों उस वक्त अपनी शक्ति के चरम पर थे, और समय के साथ साथ अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद में दोनों की ताकत बिखरने लग गई थी। उसके बाद अमेरिका आया, जिसका हाल क्या है वो तो आजकल आप देख ही रहे हैं। बाइडेन ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि चाहे जितनी भी सैन्य शक्ति लगा लें, अफगानिस्तान में एक स्थिर, एकजुट और सुरक्षित सरकार देना और ऐसा अफगानिस्तान हासिल करना असंभव बात है। हालांकि पीछे की सदियों में अफगानिस्तान को नियंत्रित करने की कोशिश बहुत सारी ताकतवर सेनाओं ने की, लेकिन सबकी कब्र में नहीं, अफगानिस्तान में। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी थोड़ी सफलताएं सबको मिली, लेकिन आखिर में सबको वहां से निकल के जाना पड़ा। और ये ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की सेनाएं बहुत ताकतवर थी। जिन्होंने हमले किए, हमलावरों की गलतियों के कारण अफगानिस्तान उनको छोड़ के निकलना पड़ा वहां से। अगर निष्पक्षता के साथ अगर अपन देखें तो अफगानिस्तान एक बहुत ही जटिल जगह है। आधारभूत ढांचा वहाँ कोई है ही नहीं, विकास कुछ है नहीं,
और सबसे बड़ी बात है कि अफ़गानिस्तान चारों तरफ लैंडलॉक ज़मीन है, ज़मीन से घिरा हुआ देश है। सर, ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान को जीतना असंभव है, लेकिन मैं मानता हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को ईरानियों ने जीता है, मंगोलों ने जीता है, सिकंदर ने जीता है। लेकिन ये बात भी तय है कि जिसने भी ये दुस्साहस किया, चाहे मंगोल हो, ईरानी हो या सिकंदर हो या रूस हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, हमला करने में किसी ने जीता या हारा, लेकिन इसकी बड़ी भारी कीमत सबको चुकानी पड़ी है। 19वीं सदी में ज़्यादातर टाइम ब्रिटेन का शासन रहा अफ़गानिस्तान में। 1839 से लेकर 1919 तक 3 बार अफ़गानिस्तान से युद्ध भी लड़े ब्रिटेन ने, और तीनों में फेल हुआ। पहला युद्ध, इनको ब्रिटेन और अफ़गानिस्तान के युद्ध को एंग्लो अफ़गान युद्ध कहा जाता है। पहला एंग्लो अफ़गान युद्ध 1839 में लड़ा गया था। ये इसलिए हुआ कि ब्रिटेन को लगा कि अगर मैं कब्जा नहीं करूंगा काबुल पर तो रूस कर लेगा। इसके चलते ब्रिटेन को इतनी बड़ी ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था। ब्रिटेन की सेना गई थी और वहाँ की कुछ जनजातियों ने पुरानी बंदूकों के और पुराने हथियारों के सहारे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। ब्रिटेन को वापस आना पड़ा। इसके 3 साल बाद 1842 में 6 जनवरी को ब्रिटेन ने फिर एक बार कोशिश की और जलालाबाद पर हमला करने के लिए ब्रिटेन ने 16,000 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी थी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, उन 16,000 सैनिकों में से केवल 1 सैनिक जिंदा वापस लौटा था। इस युद्ध से दुनिया में धारणा बदल गई थी कि ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश है। इसके कुछ साल बाद 1878 से 1880 के बीच में एंग्लो अफ़गान युद्ध एक बार फिर से हुआ और इसमें ब्रिटेन को सफलता भी मिली थी। लेकिन ब्रिटेन जो हर जगह जैसा करता था, अपना एक रेजिडेंट वहाँ पर छोड़ के आता था और जिसके सहारे वो अपनी सत्ता चलाता था, ऐसा अफ़गानिस्तान में उस वक्त वो युद्ध जीत के भी नहीं कर पाया। और उसके अपने रेजिडेंट की जगह ब्रिटेन ने वहाँ पर एक अमीर थे ब्रिटेन अफ़गानिस्तान के, उनका नाम था अमानतुल्लाह खान। उनको वहाँ का शासन सौंप दिया अपना प्रतिनिधि के रूप में और ब्रिटेन वापस आ गया वहाँ से सेना सहित। लेकिन 1919 में जब जो अमीर था अमानतुल्लाह खान, उन्होंने ब्रिटेन की गुलामी को नकार दिया और खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और अपना शासन की घोषणा कर दिया अफ़गानिस्तान में। ये वक्त था करीब प्रथम विश्व युद्ध का ये वक्त था और उस वक्त ब्रिटेन आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से चारों तरफ से प्रेशर में था। इसलिए अफ़गानिस्तान में उनको कुछ खास अपना दिखा भी नहीं, इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 1920 में अमीर अमानुल्लाह खान ने अपना शासन जमाया अफ़गानिस्तान में और बहुत सारी, एक्चुअली में अमानुल्लाह खान एक वामपंथी कम्युनिस्ट सोच के आदमी थे। उन्होंने समाज में बहुत सारी प्रथाओं को ख़त्म कर दिया, बुर्का पहनने की प्रथा, सुधारवादी प्रयास, ये सब उन्होंने वहाँ शुरू किया पश्चिमी सभ्यता का। लेकिन जो जनजातियाँ और कबीले थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और विद्रोह शुरू हो गया। और इसी विद्रोह का फ़ायदा उठाते हुए रूस ने एक बार फिर सोचा कि क्यों ना अमानुल्लाह खान का तख्ता पलट करके खुद का शासन अफ़गानिस्तान में एक बार फिर जमाया जाए। 1979 में रूस आया, मुजाहिदीनों को उन्होंने हथियार दिए और अमानुल्लाह खान के विरोध में लड़वा दिया। (1988) 1988 यानी 10 साल लगे रूसियों को ये समझने में कि हम अफ़गानिस्तान को कभी नहीं जीत सकते।
और 1988 में रूस को भी अफगानिस्तान से निकलकर भागना पड़ा था। इसके बाद 1990 में अफगानिस्तान ये अपने रूस के टुकड़े हो गए, वो रूस कमज़ोर हो गया। फिर वहाँ 88 के बाद तालिबान आया, उन्होंने वहाँ सत्ता चलाई। फिर सालेह आए, उन्होंने सत्ता चलाई। 1996 में करीब तालिबानी आ गए और तालिबानियों ने अलकायदा के साथ से 9/11 का हमला किया। उसके बाद अमेरिका आया। अमेरिका ने ताकत के बल पर काबुल में तालिबानियों को सरेंडर करना पड़ा और 2001 में हमले शुरू हुए और 2014 आते आते सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ, क्योंकि नाटो सेना ने अफ़गानी फ़ौज जो ट्रेंड करी थी उनको तालिबान से लड़ने के लिए अग्रणी कर दिया था। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। हालांकि सोवियत संघ के युद्ध में ज़्यादा खून खराबा हुआ, लेकिन अमेरिकी आक्रमण ज़्यादा खर्चीला साबित हुआ। सोवियत संघ ने जहां अफगानिस्तान में प्रति वर्ष लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए, वहीं अमेरिका के लिए 2010 और 12 के बीच के युद्ध की लागत प्रति वर्ष लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर थी। काबुल के पतन की तुलना दक्षिण वियतनाम की घटनाओं से भी की गई है। रिपब्लिकन पार्टी की कांग्रेस सदस्य है एक स्टेफनिक ने एक ट्वीट में लिखा था कि यह जो बाइडेन का साइगोन है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक विनाशकारी विफलता जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी से अफगानिस्तान और काबुल में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते हजारों और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अभी दुनिया में शरणार्थियों की भीड़ आने वाली है। इस अवधि में दुनिया अपना खेल खेल रही है, कूटनीतिक, राजनीतिक सब। इस अवधि में ये देखना आवश्यक होगा कि क्या तालिबान शासन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मंजूरी मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। और यदि विश्व बिरादरी के लिए तालिबान से निपटना असंभव हो जाता है, तो यह देखना अहम होगा कि क्या कोई अन्य शक्ति दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह माने जाने वाले अफगानिस्तान पर फिर से हमला करने का जोखिम उठाएगी। देखना दिलचस्प होगा मित्रों। आगे जैसे जैसे घटनाओं का ग्रोथ होता है, मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद मित्रों।